गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में डीडीसी के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और मेल डेवी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में मैंने बात की थी। आज की इस क्लास में हम डीडीसी के कुछ और प्रकाशन जो पब्लिकेशन 23rd एडिशन तक आ चुके हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और फर्दर इस वीडियो को मैं थोड़ी सी और लेंथ अकॉर्डिंगली लंबी करूँगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं उतनी जानकारी आपको नहीं दे पाया। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी जानकारी वो करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन की दे पाऊँ। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूँ सेकंड एडिशन के बारे में, जो 1885 में आया और 314 पेजेस का आपका जो है पब्लिश हुआ, और उसका टाइटल भी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स फॉर अरेंजिंग, कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग रहा। उसके बाद थर्ड एडिशन आपका जो है पब्लिश हुआ और तब से उसका नाम डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन पड़ा। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मेलविल डेवी की द्वारा प्रकाशित डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का नाम प्रॉपर डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कब से पड़ा? तो थर्ड एडिशन से पड़ा। उससे पहले दोनों टाइटल, फर्स्ट वाला टाइटल मैंने आपको पिछली वीडियो में आपका डिस्कशन किया था और सेकंड टाइटल ये आपके बोर्ड के सामने। फोर्थ एडिशन 1891 में आया, नाम सेम है तो मैंने इसलिए दोबारा से नहीं लिखा है। फिफ्थ एडिशन 1894 में आया, सिक्स्थ एडिशन 1899 में आया, सेवेंथ एडिशन 1911 में आया, एट्थ एडिशन 1930 में पब्लिश हुआ। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण एडिशन रहे हैं, बट सबसे महत्वपूर्ण एडिशन या फिर ये कहें कि उसमें कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हुआ तो 16 वॉल्यूम में, उसके बाद आपका 21 वॉल्यूम में, 22 वॉल्यूम में, 23 वॉल्यूम में क्या चेंजेस आए उसके बारे में अभी मैं फर्दर डिस्कशन आपसे करता हूँ। सेवंथ एडिशन को आपने समझा कि पब्लिश कब हुआ था, अब मैं फर्दर डिस्क्राइब करता हूँ 8th, 9th, 10th, 11th और 12th एडिशन को। 8th एडिशन 1913 में आया, सॉरी फॉर दैट। 19th एडिशन 1915 में आया, 10th एडिशन 1919 में और 11th एडिशन 1922 में। अब 12th एडिशन को मैंने ज्यादा इलेबोरेट किया है, उसका रीजन भी है, रीजन बिहाइंड देम। उसका रीजन ये है, 12th एडिशन 1243 पेजेस में आया और ये लास्ट एडिशन था जिसके एडिटोरियल बोर्ड के, या ये कहें कि मेलविल डेवी का ये लास्ट एडिशन हमारे यहाँ पब्लिश हुआ, मतलब वॉशिंगटन में पब्लिश हुआ। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बाकी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये लास्ट एडिशन रहा 12th एडिशन, तो ये 1243 पेजेस का पब्लिश हुआ और मेलविल डेवी का ये लास्ट एडिशन था। मैंने ये बताया था कि आपको 23 एडिशन आपका जो है बेसिकली आपका OCLC आपका जो है उसके पास कॉपीराइट है, बट पब्लिश प्रिंट या फिर सॉरी पब्लिशिंग प्रिंट अगर कहें तो वो आज भी आपका जो है फॉरेस्ट प्रेस ही करता है। 12th एडिशन तक मैं आपको डिस्कशन अब मैं कर चुका हूं। अब मैं 13th एडिशन अप टू द 20th एडिशन के बारे में आपका डिस्कशन मैं आपसे करूंगा। तो 13th एडिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1932 में पब्लिश होता है, 647 पेजेस होते हैं, बट ये महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए है क्योंकि आफ्टर द डेथ पब्लिश होता है। और किसकी डेथ? मेलविल डेवी की। बहुत एक दुखद घटना थी। जो 12th एडिशन तक एडिटर रहे और जिन्होंने ये कह सकते हैं कि डीडीसी की इमाद रखी, तो उनकी डेथ जो है 12th एडिशन के बाद आपका हो जाती है और 13th एडिशन जो पब्लिश होता है वो आपका एडिटर बनता है उनका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, बट प्रिंट फॉरेस्ट प्रेस ही करती है। उसके बाद मैं बारे में बात करूं तो डीडीसी का 14th एडिशन 1942 में आता है, 1927 पेजेस का होता है, बट देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट इन देयर। व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पॉइंट्स इज 4 टेबल मर्ज की जाती है। अब वो 4 टेबल है कौन सी? मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट की थी, जब मेरी फर्स्ट वीडियो आई थी, तो मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी और क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकनिस्ट और क्लासिफायर के बारे में बात की थी, और उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ डीडीसी दिया था। और डीडीसी को देने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ नंबर होता है या फिर ये कहें कि हायरार्की जो होती है वो मेन टेबल से लेकर और लास्ट ये कहें कि टेबल तक जाती है। तो मींस इसका कहने का मतलब ये है कि तात्पर्य यह है कि फर्स्ट आप मेन क्लास को फॉलो करते हैं, सेकंड समरी को फॉलो करते हैं, थर्ड समरी को फॉलो करते हैं, शेड्यूल को फॉलो करते हैं, एंड देन आप टेबल पर पहुंचते हैं और जब आपको करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर या ये कहें कि क्लासिफिकेशन नंबर मिलता है।
तो ये 4 टेबल जो है पहली बार आपका जो है 14th एडिशन में मर्ज की जाती है। 15th एडिशन 1951 में पब्लिश होता है। 16th एडिशन 1958 में पब्लिश होता है। 249 पेजेस की बनती है, बट देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज देयर। 2 वॉल्यूम आती है, 2 वॉल्यूम आपकी यहां पर आपका बांट दी जाती है। उसके बाद डीडीसी के 17th एडिशन के बारे में बात करें तो 1965 में आपका जो है पब्लिश होता है। 2153 पेजेस जो है इसमें होते हैं और अगेन 2 वॉल्यूम में ही पब्लिश होता है। डीडीसी का 18th एडिशन 1971 में पब्लिश होता है। 2718 पेजेस होते हैं और 3 वॉल्यूम और 7 टेबल के साथ आता है। और या ये कहें कि 4 से लेकर 3 तक की जर्नी इसको कई सालों तक आपका बितानी पड़ी। अब वो 3 टेबल कौन से हैं और 4 टेबल कौन से हैं उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कशन करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको 19th एडिशन के बारे में डिस्कस करता हूं। 1979 में पब्लिश हुआ 3385 पेजेस के साथ और 3 वॉल्यूम और 7 टेबल रखे गए। अब 19th एडिशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये इग्नू के BLIS कोर्स में 19th एडिशन से ही वो प्रैक्टिकल जो है अरेंज कराते हैं और सारे क्लासिफिकेशन नंबर ये कहें कि 227 का प्रैक्टिकल ही 19th एडिशन के द्वारा किया जाता है। तो 19 एडिशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है और मैं BLI स्टूडेंट को जो इग्नू से कर रहे हैं उनके लिए करेक्ट फॉर्मेशन लेके आया हूं जो क्लासिफिकेशन नंबर को आपको इजी बनाने में आपको मदद करेगी। फिर उसके बाद 20th एडिशन के बारे में बात करें जो 1989 में पब्लिश होता है। 3388 पेजेस के साथ 4 वॉल्यूम होते हैं और 7 टेबल अगेन होते हैं। तो 20th एडिशन तक मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूं। अब मैं डिस्कशन करता हूं आपसे 20th एडिशन अप टू द 23 एडिशन, जो 23 एडिशन अब तक का लास्ट एडिशन है। तो अगर मैं 20th एडिशन के बारे में बात करूं, इसको मैंने दोबारा ये कह सकते हैं कि दोबारा लिखा क्यों है, उसका रीजन है क्योंकि 1993 में ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लेके आते हैं। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन अराइज हो कि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कहां से स्टार्टअप होता है तो 20th एडिशन से होता है और पब्लिश कब होता है? 1993 में। उसके बाद 21 एडिशन के बारे में बात करें तो 1996 में आता है। 4115 पेजेस के साथ 4 वॉल्यूम होती है। आप देख रहे हैं कि अभी तक सिर्फ 3 वॉल्यूम थे और जो कन्वर्ट होके 4 वॉल्यूम में आ चुका है। अभी मैं 4 वॉल्यूम डिस्क्राइब करूंगा कि 4 वॉल्यूम में होता क्या क्या है, कैसे आप जो है एक स्टेप बाय स्टेप एक करेक्ट फॉर्मेशन को पेजेस दर पेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं और कितना इजी है कि आप सिर्फ एक मात्र आप 2 या 3 मिनट में एक क्लासिफिकेशन नंबर का फॉर्मेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा ताकि आप क्लासिफिकेशन नंबर को जांच भी सकें कि ये मेरा नंबर बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है या नहीं। 22 एडिशन के बारे में बात करूं तो 2003 में पब्लिश होता है। 4776 पेजेस के साथ 4 वॉल्यूम और 6 टेबल के साथ। अभी तक 7 टेबल में लेके चल रहा था और आप ये 6 टेबल में मर्ज हो चुका है। वो 7 टेबल कौन सी थी और वो अब 6 टेबल में कैसे कन्वर्ट होगी और वो 7 टेबल जो है क्या उसकी जरूरत हमें नहीं थी, और अगर उसकी जरूरत होती तो वो मर्ज कहां हुई है, हम उसको कैसे अब फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम 23 एडिशन का यूज अब कर रहे हैं या 22 एडिशन का यूज कर रहे हैं। क्योंकि मोस्ट डिफिकल्टी तब आती है जब उसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी नहीं होती या यह कहें कि नॉलेज का अभाव होता है, जिस कारण आप जो है एक करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ नंबर और नंबर ही नहीं क्लासिफिकेशन नंबर नहीं बना पाते हैं। तो मैं बात करूं कि 6 टेबल की, तो 6 टेबल अब मर्ज हो चुके हैं। 23 एडिशन न्यू एडिशन आ चुका है। तो 23 एडिशन के बारे में मैं डिस्कशन करता हूं। 23 एडिशन में जो पब्लिश हुआ वो 2011 में होता है। वॉल्यूम फर्स्ट में टेबल नंबर 6 तक आपको जो है डिस्क्रिप्शन या फिर ये कहें कि डिस्क्राइब आपको मिल जाएगा टेबल नंबर 6 तक। वॉल्यूम नंबर 2 में आपको शेड्यूल मिलेगा जो कि आपको 000 से 599 तक जाता है। उसके बाद वॉल्यूम 3 की हम बात करें तो 600 से 9999 तक जाता है। वॉल्यूम 4 की बात करें तो इसमें इंडेक्स आता है और इंडेक्स का यूज हम किस तरीके से करते हैं, हम उसको कैसे आपका देख सकते हैं। आप सबने डिक्शनरी देखी होगी शायद, और डिक्शनरी का आप यूज जो है एक मीनिंगफुल वर्ड फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता है तो आप डिक्शनरी का यूज करते हैं। इंग्लिश टू हिंदी भी होती है, बायलैंग्वेज भी होती है और आपका एक ही लैंग्वेज यानी इंग्लिश टू इंग्लिश भी होती है।
तो इंडेक्स का भी यूज उसी तरीके से होता है। उसमें आप ये कह सकते हैं कि एक फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर करेक्ट फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो बुक जो उन्होंने टाइटल के साथ दी है, वो बुक का सेंस यानी कि उसका जो कॉन्सेप्ट है या उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो अलग हो, बट हाँ आपको उससे मेन क्लास आपका फाइंड आउट करने में इजी हो जाता है। तो उसके बारे में भी डिस्कशन मैं अभी आपसे करता हूँ। वॉल्यूम नंबर 4 क्या इंडेक्स का यूज हम कैसे करते हैं और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी इसका कॉपीराइट ओसीएलसी के पास है। प्रिंटिंग अभी भी आज भी उसकी फॉरेस्ट प्रेस ही करता है, और अब जो है चीफ इन एडिटर है माइकल पेंजा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द फर्स्ट एडिशन टू 23 एडिशन मैंने आपको दी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जहां हम नंबर को आपका बनाना सीखेंगे कि हम करेक्ट न्यूमेरिकल डिजिट, एक टाइटल से करेक्ट न्यूमेरिकल डिजिट कैसे आपका जो बना सकते हैं और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी मैं आपको मेन क्लास, फर्स्ट सेकंड समरी, थर्ड समरी, शेड्यूल एंड टेबल के बारे में डिस्कशन में करूंगा। और टेबल में भी आपका 7 टेबल, क्योंकि 7 टेबल मेरे को डिस्क्राइब करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इग्नू के स्टूडेंट का यूज जो है वो 19th एडिशन से हो रहा है, और 19th एडिशन में 7 टेबल है, तो उनको दिक्कत ना हो, मैं उसका दोनों का फॉर्मेशन आपको डिस्क्राइब करूंगा इस वीडियो में। अब हम चलते हैं मेन क्लास की ओर, और मेन क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा आपसे 10 मेन क्लासेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर फॉर्मेशन के लिए। बट उससे पहले मैं आपको इससे रूबरू कराता हूं कि वो 10th मेन क्लास कौन सी है, और फिर उसके बाद हम सेकेंड समरी के बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे, और फिर थर्ड समरी, एंड देन भी हम डिटेल में चलेंगे शेड्यूल के और टेबल के। बट उससे पहले मैं आपको डिस्कशन करता हूं आपका कि मेलविल डेवी ने पूरे ज्ञान के स्रोत को आप कह सकते हैं कि 10 भागों में विभाजित किया। अब वो 10 भाग कौन कौन से हैं वो आपके बोर्ड के सामने है। आपको 000 जनरलिटीज, 100 फिलोसफी, 200 रिलीजन, 300 सोशल साइंस, 400 लैंग्वेज, 500 प्योर साइंस, 600 टेक्नोलॉजी, 700 आर्ट्स, 800 लिटरेचर एंड 900 हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपका डिस्क्राइब किया। ये तो थी मेन क्लास। बट मैं आपको एक फंडा समझाना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ मेन क्लास को देख के टाइटल को आइडेंटिफाई करेंगे तो शायद आप नहीं कर पाए, क्योंकि एक क्लासिफायर जो होता है करीबन करीबन आप मान के चलें कि वो किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी यूनिवर्सिटी में 10 या 12 साल से कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा होता है, तो शायद उसको डीडीसी का सेकंड समरी, थर्ड समरी एक थॉरोली याद होती है। बट जो न्यू स्टूडेंट है शायद उनके लिए ये तो नया है ही, उनके लिए सेकंड समरी तो बिल्कुल ही नहीं है, और उसको समझना बड़ा डिफिकल्ट उनको होता है। जब वो टाइटल में से मेन क्लास को फाइंड आउट करते हैं तो उनको ये लगता है कि ये प्योर साइंस में जानी चाहिए या टेक्नोलॉजी भी यानी कि 600 में जानी चाहिए या 700 में जाएगी। तो उसके लिए मैं उनके लिए आपका जो है ट्रिक भी कह सकते हैं उसे, आप मेन क्लास से ज्यादा सेकंड समरी में फोकस करें। और वो सेकंड समरी को हमने 100 पार्ट में डिवाइड किया है। अब वो 100 पार्ट्स हैं कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जनरलिटीज को, मैंने आपका जो है 10 भागों में आपका यानी कि 10 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया है। जनरलिटीज में जैसे इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, मैगजीन, सीरियल पब्लिकेशन जिसे हम जर्नल भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ जर्नल, उसको हम सीरियल पब्लिकेशन बोलते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे जर्नल का नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो कई बार उसको डीडीसी में आपका सीरियल पब्लिकेशन कहा जाता है, तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सेकंड समरी पे आप फोकस करेंगे, उसका रीजन है। उसका रीजन कैसे है, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बात करूं कि मुझे मेडिसिन का नंबर चाहिए। अब कई बच्चे मेडिसिन को लेकर दोनों में कंफ्यूज होंगे कि ये प्योर साइंस में जाना चाहिए या 600 टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। वो पहले ही मेन क्लास में कंफ्यूज हैं, तो फर्दर कैसे नंबर को जो है फॉर्म करेंगे। तो इसलिए आप सेकंड समरी को जैसे ही आप खोलते हैं, ठीक है, और 600 के टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो आपको मेडिसिन का नंबर आपका फाइंड आउट हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं आपको बात करूं कि आपको जो है जर्नल ऑफ फिजिक्स ढूंढना है, जर्नल तो एक मैंने आपको बताया इट इज आल्सो नोन एज अ सीरियल पब्लिकेशन, अनदर नेम से जाना जाता है, वो तो आपको मिल जाएगा बाद में। बट मैं फिजिक्स के बारे में बात कर लेता हूं। तो फिजिक्स आपको पता है, ये नहीं भी पता तो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। इट इज आप प्योर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपको प्योर साइंस में आपको मिल जाएगी।
ठीक है। तो फिजिक्स का नंबर आपको जो है प्योर साइंस में आपको मिल जाएगा, बट आपको पता है कि भाई साइंस में मिल जाएगा, पर फर्दर आपको डिस्क्राइब सेकंड समरी में तो जाना ही है। तो पहले अगर सेकंड समरी खोल लेंगे, बट इसको लिखने का जो सही तरीका है, ठीक है, जो इसका फॉर्मेशन है वो कहां से स्टार्टअप हुआ था, तो आप हियरार्की नहीं तोड़ेंगे। जब आप लिखेंगे उसको हम सिंटेक्स बोलते हैं, SYNTAX, सिंटेक्स बोला जाता है, SYNTAX। अब वो सिंटेक्स आप कैसे बनाएंगे और वो कैसे आपका जो है मेन क्लास से सेकंड समरी तक जाएगा, थर्ड समरी तक जाएगा, वो आपको मैं डिटेल में एक टाइटल के जरिए, बहुत सारे टाइटल मैं आपको लूंगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूंगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं एक दो टाइटल करा के छोड़ दूं, चार पांच टाइटल करा के छोड़ दूं, तो शायद मैं बहुत सारे एरिया को कवर अप नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन में होती है, टेबल नंबर 2 एरिया की है, टेबल नंबर 3 आपका इंडिविजुअल ऑफ आपका जो है इंडिविजुअल लैंग्वेज की है, फोर्थ आपकी टेबल आपका इंडिविजुअल लिटरेचर की है, 5 आपकी रैशनल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स की है। तो ये जो टेबल्स हैं, इसको आप अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा और एक एक टाइटल को डिटेल्ड में लेके जाऊंगा और फर्दर एग्जांपल अगर मैं देता रहूंगा, तो आपके लिए भी इजी होगा समझना। और जब वो टाइटल आपके सामने आएगा तो आप इजी से फॉर्मेशन कर पाएंगे। इसलिए ये क्लास थोड़ी लंबी होती चली जा रही है, मैं मानता हूं, बट अभी पहले फर्स्ट समरी पे आपका जो है आपने डिटेल में पढ़ा, तो फर्स्ट समरी को और मैं एलैबोरेट कर देता हूं। तो जैसे जनरलिटीज में आपने समझा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सेकंड समरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलॉसफी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी फिलॉसफी आपको देखने को मिल जाएगी। रिलीजन की आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। सोशल साइंस में जैसे आपका इकोनॉमिक, लॉ, ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। प्योर साइंस में जैसे आपको बताया, तो मैं 3 मेन सब्जेक्ट को आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, वो फर्दर डिस्क्राइब कर लेंगे। टेक्नोलॉजी में आपका जो है टेक्नोलॉजी में आपका जो है ट्रेड से रिलेटेड भी आता है, बट टेक्नोलॉजी में जैसे मेडिसिन हो गई, ये आपको टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिलेगी। आर्ट्स, स्कल्पचर, ये सब आपका लिटरेचर, साहित्य जिसे हम बोलते हैं, साहित्य में आपका जो है से आपका आएगा, तो वो हम डिस्क्राइब करेंगे। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के बारे में आपको 900 में देखने को मिलता है। देखिए, अगर मैं मेन क्लास के बारे में बात करूं, तो मेन क्लास तो आपको समझ में आ गई, बट सबसे ज्यादा बीएलआई स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट को डिफिकल्टी है कि सर टाइटल में से मेन क्लास कैसे फाइंड आउट करें। देखिए भाई, अगर मैं मेन क्लास फाइंड आउट की बात करूं ना, तो आपको ये देखना है कि इस क्राइटेरिया में वो मेन क्लास बैठती है क्या। जैसे मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया, एक टाइटल मैंने लिया, उस टाइटल को मैं लिख भी देता हूं, जर्नल ऑफ फिजिक्स। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि मैं इसको मेन क्लास मानूं या इसको मेन क्लास मानूं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसी में आपको जो है बहुत सारी चीज आपको समझने में मिल जाएगी, इसी टाइटल में समझने को मिल जाएगी। अभी तक तो मैंने टेबल आपको डिस्क्राइब नहीं किया, बट इसी में ये टाइटल में आपको समझने को देखने को मिल जाएगा। जर्नल ऑफ फिजिक्स है। अब मेरी बात आप समझिए कि अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि यार 10 मेन क्लास में आपको बांटी गई है, ठीक है, और मैंने आपको सेकंड समरी आपको देखने को बोला। जब आपने सेकंड समरी देखी जनरलिटीज में, ठीक है, वो आपको जर्नल नहीं मिलता है, फिलॉसफी में नहीं मिलता है, ठीक है, रिलीजन में नहीं मिलता है, बहुत डिफिकल्टी है, जर्नल आपको फाइंड आउट नहीं हो रहा है। मैंने आपको एक और नाम बोला है उसका, सीरियल पब्लिकेशन, हो सकता है आपको जो है टेबल में मिल जाए, और टेबल में ही मिलेगा, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो मैं मेन क्लास किसको मानूंगा, फिजिक्स को, क्योंकि मुझे इजीली फाइंड आउट होगी ना। ये मेन क्लास जो है वो 500 प्योर साइंस में, तो वहां से मैंने नंबर उठाया आपका फिजिक्स का, और फिजिक्स के बाद मैंने आपका फॉलो किया थर्ड समरी को, और थर्ड समरी के बाद मैंने फॉलो किया शेड्यूल को। और शेड्यूल पे आप जैसे ही जाते हैं, वहां पे रूल एंड रेगुलेशन या तो अबव द पेज या बिलो द पेज आपको मिल जाता है। वो बताएगा कि अगर आपको बेस नंबर में कुछ ऐसा चाहिए जो कि आपके टाइटल को पूर्णता आपका जो है बना देगा, उसके लिए आपको टेबल का यूज करना है, तो वो बता देगा कि किस टेबल पे आपको जाना है। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल का डिस्क्रिप्शन आपको देता हूँ। स्टैंडर्ड सब डिवीजन में क्या आता है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन में आपको नाम ही समझ रहा हो, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। सब डिवीजन यानी कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट या फिर बहुत सारे ऐसे शीर्षक जो मुझे इन 10 मेन क्लासेस में नहीं मिल पाए। एक बात आप मेरी ध्यान से सुनिएगा, उसको बारे में मैं डिस्क्राइब करता हूँ। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि वो पहले तो आपका मेन क्लास फाइंड आउट कर लेते हैं, बट अगेन उस नंबर को लेकर वो दोबारा उसी मेन क्लास में पहुंच जाते हैं। मैंने आपको हायरार्की बताई है, आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना है। अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल
आप सबने आपका एडमिशन लिया फर्स्ट ऑफ क्लास में, ठीक है, जब जाते जाते आपने 12th क्लास पास की, कॉलेज गए, उसके बाद BLIS का कोर्स किया, MILIS की, PhD में एनरोल हुए, फिर लाइब्रेरियन बने, आपको जॉब ली। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं डायरेक्ट BLIS का कोर्स कर लूं विदाउट ग्रेजुएशन? नहीं ना। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप भी हायरार्की को ब्रेक नहीं करेंगे। आपने फिजिक्स अगर आपने मेन क्लास में देख लिया, आप सेकंड समरी में चले गए, थर्ड समरी में आपका जो है फॉलो कर लिया, आप उसके बाद शेड्यूल ही उठाएंगे, आप दोबारा से मेन क्लास पे नहीं आएंगे। मेरी बात पे गौर रखिएगा, क्योंकि यही आपको नंबर बनाना बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन मैं आपको यहां सिखा रहा हूं। करेक्ट फॉर्मेशन शायद ही कोई इतना डिटेल्ड में आपको बताएगा, तो ये करेक्ट फॉर्मेशन मैं आपको समझा रहा हूं। तो फिजिक्स आपको मिल गया है, फिजिक्स मिलने के बाद सेकंड समरी में आपको थर्ड समरी में जाना है, शेड्यूल में जाना है, और उसके बाद अनदर आपका जो है आपको नहीं मिलता है, वो जर्नल का नंबर नहीं मिला, तब आप टेबल का फॉलो करेंगे तो आपको टेबल नंबर फर्स्ट में से जर्नल आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया। ये वीडियो अत्यधिक लंबी होती जा रही है, इसी वजह से बाकी का आपका डिस्क्रिप्शन या फिर मैं इसको बाकी का डिस्क्राइब मैं अनदर क्लास में करूंगा, जिसमें मैं आपको करेक्ट फॉर्मेशन ऊपर, उससे पहले उस वीडियो आपका वीडियो शुरू होने से पहले मैं टेबल के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। उसमें टेबल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, बिकॉज सेवंथ को डिस्क्राइब करने का मेरा मोटिव यही है कि BLI स्टूडेंट जो इग्नू से आपका जो है BLI कर रहे हैं, उनको समझने में आसानी हो कि वो करेक्ट फॉर्मेशन और वो 227 में एक अच्छे मार्क्स को लेकर अपग्रेड हो पाए और अपने BLI अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाए। तो मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। बाय बाय, राधे राधे, जय महादेव। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अत्यधिक पसंद आएगी और ये आपके लिए सूचना का एक स्रोत बनकर आएगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।